गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर कोलकाता से एक बहुत ही खराब खबर हमें देखने को मिली, जहां पर हमने नोटिस किया कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज, जो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, वहां पर एक डॉक्टर का रेप किया गया एंड उनका मर्डर किया गया। अब देखो, डॉक्टर्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। डॉक्टर्स एक हमारी जिंदगी को बचाते हैं, डॉक्टर्स भगवान की तरह भी माने जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है ना, तो एक इंसानियत को डेफिनेटली शर्मसार कर देती हैं। प्लस आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर डॉक्टर्स हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, तो बाहर तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं। अब पिछले दिनों के अंदर जो वहां की पुलिस थी, उनको बोला गया कि आप इस चीज को अच्छे से देखिए, इसके अंदर और जांच पड़ताल कीजिए। पर यहाँ पर कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये पाया है कि पुलिस ने ज्यादा कोई खास प्रोग्रेस करी नहीं है, जिस वजह से अब ये केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब पूरी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी चीजें देखी जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली फिर हमारे सामने जो प्रॉपर सच होगा वो सामने आ पाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 14 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से एंड डिस्कस कर लेते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग्स के बारे में। देखो, एनआईआरएफ का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये दरअसल में जो रैंकिंग्स थी ना, ये दरअसल में बनाई गई थी 2015 के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एक तरह से मदद मिल पाए कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर टोटल आपको 11 कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। एक होती है ओवरऑल, कि ओवरऑल कौन से, किसने टॉप किया। एक आ जाता है यूनिवर्सिटीज में किसने टॉप किया, फिर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च। ये इस तरह से अलग अलग आपको 11 टोटल कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि ये सिस्टम भारत सरकार यूज करती है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को रैंक करने के लिए। ये एनआईआरएफ दरअसल में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है ना, वो इस पैमाने पे होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के टीचिंग कैसी है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज आ गया, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, ग्रेजुएशन आउटकम है, क्या लोगों को वहाँ के ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी मिलती भी है या नहीं मिलती, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, परसेप्शन कैसा है, लोग उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को किस तरह से देखते हैं, क्या बढ़िया इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, लोगों का दिमाग में उसकी परसेप्शन कैसी है, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। तो इस तरह से टोटल 5 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो ना, ये है ओवरऑल रैंकिंग्स। ओवरऑल रैंकिंग्स में ना आपका जो आईआईटी मद्रास है, वो एक बार फिर से टॉप किया है एंड लगातार इस तरह से छठे साल उसने टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज में, तो आईआईएससी बैंगलोर ने फर्स्ट रैंक आया है, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। इंजीनियरिंग के अंदर आईआईटी मद्रास था, फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली एंड तीसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे। मैनेजमेंट के अंदर आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर एंड आई एम कोईकोड। मेडिकल के अंदर आपका एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। डेंटल के अंदर आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। उसके अलावा लॉ के अंदर आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। एंड इस तरह से आप बाकी चीजें भी देख पाओगे। कुछ एक बदलाव जो इस बार हमें रैंकिंग्स के अंदर देखने को मिले हैं, वो आप नोटिस कीजिए कि बेस्ट कॉलेज के अंदर ना पहले मिरांडा हाउस टॉप किया करता था पिछले 7 सालों से ही, पर इस बार जो टॉप किया है वो हिंदू कॉलेज ने किया है। तो ये एक बदलाव आया है। प्लस एट द सेम टाइम आईआईटी दिल्ली ओवरऑल कैटेगरी में चौथे नंबर पर गिर गई है, पहले वो तीसरे नंबर पर हुआ करती थी। कुछ एक नई कैटेगरीज भी इस बार इंट्रोड्यूस करी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की एक कैटेगरी इंक्लूड करी गई है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने टॉप किया है, स्किल यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया है, उसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटीज को भी ऐड किया गया है, जिसमें आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू, इसने यहाँ पे इस रैंकिंग को लीड किया है। तो ये पॉइंटर्स थे एनआईआरएफ के बारे में जो हमें पता होने चाहिए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि कल हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त के दिन, इसी उपलक्ष्य के अंदर आप सभी के लिए हमारे पास जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, उनके अंदर आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। चाहे आप संकल्प बैचेस देख लो, जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएंगे। उस तरह से प्रहार जो आप बैचेस हैं 2025 के लिए, ये भी आपको इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश बैच चाहिए तो टाइटन बैच भी अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो बहुत ही बेसिक से यहाँ से पढ़ाया जाता है एंड बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। उसके साथ ही साथ जो बच्चे ऑप्शनल अपना देखना चाहते हैं, तो ये सारे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स भी हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छे प्राइस के अंदर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो बच्चे 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास प्रारंभ बैच है, राइट।
जहां पर स्टेप वाइज मैनर के अंदर आपको हर पर्टिकुलर चीज पढ़ाई जाती है। पहले बेसिक्स हो गया एनसीईआरटी के, फिर धीरे धीरे करके आपको फाउंडेशन के बाद आपको बाकी चीजें पढ़ाई जाती हैं, एंड लास्ट में आपको जो 1 साल होता है उसमें बहुत इंटेंसिव रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाती है। लास्टली, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप दिल्ली का जो पटेल नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, आपका लखनऊ हो गया और पटना हो गया, तो ये सारी जगह के ऊपर भी आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपको फ्लैट 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे बैचेस के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। कुछ भी डाउट आए तो आप हमें इस नंबर 8071174446 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेंट मार्टिन आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, पिछले दिनों के अंदर आपने नोटिस किया कि किस तरह से जो शेख हसीना थी उनको यहाँ पर भागना पड़ा अपने देश से। उन्होंने यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूएस ना दरअसल में सेंट मार्टिन आइलैंड्स के ऊपर मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। थोड़ा सा इस लोकेशन को हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो, जब हम बात करते हैं ना बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइलैंड है, दैट इज सेंट मार्टिन आइलैंड्स। अब ये आप नोटिस करोगे बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ी लोकेशन अगर आप और भी देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये रहा आपका कॉक्स बाजार, ये बिल्कुल पास में ही है इस कॉक्स बाजार के। बाकी ये मैं और डिस्कशन करता हूँ भाषण 4 के बारे में भी, पर पहले आप इसी को मुद्दे को देखो, सेंट मार्टिन आइलैंड। अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस से कोशिश कर रहा था यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना, क्योंकि आप नोटिस करो, ये पूरा जब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, तो कहीं ना कहीं यूएसए का भी और चाइना का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन के ऊपर, राइट। अपने रीजन के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। प्लस आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेट ऑफ मलक्का। तो मलक्का स्टेट के ये बहुत आपको नजदीक में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जब प्रेजेंस को अपनी इंक्रीज करना से बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्लस चाइना क्या कर रहा है, चाइना स्टेट ऑफ मलक्का को यूज कर रहा है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस वजह से भी स्ट्रेटेजिकली सेंट मार्टिन आइलैंड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा सेंट मार्टिन आइलैंड्स के ऊपर अगर आपकी पकड़ है ना, तो आप बांग्लादेश के ऊपर तो देख ही पाओगे, नजर अपनी रख ही पाओगे, आप म्यांमार के ऊपर भी नजर रख पाओगे, एंड इवन भारत देश के ऊपर भी आप अपनी नजर रख पाओगे। प्लस यूएसए की कोशिश ये थी कि ये हमारे हाथ में अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो चाइना की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ रही है, उस प्रेजेंस को भी हम यहाँ पर कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ी सी इस पर्टिकुलर आइलैंड की अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे, राइट, ये कॉक्स बाजार वाला रीजन भी मैंने आपको बता दिया। बांग्लादेश का एकमात्र ये आपको कोरल आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर आइलैंड को नरिकेल जिंजरा या कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको या फिर दारूचीनी द्वीप या सिनेमन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में क्या है, इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर आपको कोकोनट ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से इसका नाम कोकोनट आइलैंड भी रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले 18वीं सदी के अंदर अरेबियन मर्चेंट्स यहाँ पे सेटल हुए थे, एंड उस समय मतलब जजीरा कहा जाता था। प्लस आप नोटिस करोगे, बाद में जब ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर आइलैंड को कॉलोनाइज किया, ठीक है, फिर बाद में पाकिस्तान के कंट्रोल में ये चीज आ जाती है। फिर जब देश का बंटवारा होता है तब भी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में ही जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1971 के अंदर, आप जानते हो जब युद्ध होता है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, तब नया देश बन के निकलता है बांग्लादेश। उस समय बांग्लादेश के कंट्रोल में आ जाता है, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोल म्यांमार का भी था। बट 1974 के अंदर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके माध्यम से ये तय हो जाता है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका बांग्लादेश की टेरिटरी ही है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंट मार्टिन आइलैंड जो हमें पता होने चाहिए। अब जब हम इस लोकेशन की बात करते हैं ना, तो कुछ एक और एस्पेक्ट भी है। जैसे आप लोग जानते होंगे रोहिंग्यास के बारे में, राइट। अब रोहिंग्यास को आप जानते होंगे म्यांमार में रहा करते थे, पर बहुत सारे रोहिंग्यास को वहां से निकाला गया, ठीक है, एथनिक इश्यूज आए वहां पे, जिस वजह से रखाइन स्टेट में वो जो रहा करते थे ना, वहां से भागकर उनको यहाँ पे आना पड़ा कॉक्स बाजार। और इस कॉक्स बाजार के बिल्कुल पास में ही आपको सेंट मार्टिन आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है। तो कॉक्स बाजार तो मतलब एक ऐसी जगह थी जहां पर उनको रिफ्यूजी यहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स अपनी बनानी पड़ी, राइट। पर बांग्लादेश ने क्या कोशिश करी, बांग्लादेश ने कोशिश ये करी कि ये जो लोग जो कॉक्स बाजार में रह रहे हैं ना, इनको शिफ्ट किया जाए कहां पर, ये वाला जो रीजन है आपका भाषण 4 आइलैंड वाला, राइट। और ये भाषण 4 आइलैंड अपने आप में बहुत ही इश्यूज वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं, साइक्लोन्स खूब आते हैं यहाँ पे, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे इरोजन वगैरह होता है। तो ये सब कंसर्न्स की वजह से भाषण 4 आइलैंड, कॉक्स बाजार, ये सब चीजें न्यूज में रहती ही रहती हैं। तो इन सब चीजों का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग जेपीसी, यानी कि
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब आप लोग जानते हो कि पिछले दिनों के अंदर ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट का एक अपडेटेड वर्जन देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सेबी चेयरपर्सन के ऊपर यहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगाए। अब यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच करे, और अगर जांच नहीं कराई जाएगी सरकार के द्वारा इसके द्वारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देश भर के अंदर प्रोटेस्ट हम देखने को मिल सकते हैं। अब क्या मुद्दा है, ये जेपीसी होती क्या है? देखो, जैसा कि है ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अब ज्वाइंट वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लोग होंगे वो लोकसभा के मेंबर्स भी होंगे, आपके राज्यसभा के मेंबर्स भी होंगे, एंड यहाँ पर जो मेंबर्स आएंगे वो आपके सरकार की तरफ से भी होंगे, प्लस जो सरकार के नहीं है यानी कि आपका ऑपोजिशन हो गया और बाकी जो पार्टीज हो गया, वहां से भी लोग यहाँ पे साथ में आएंगे। वो यहाँ पर पूरे इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड जो भी उनका फैसला होगा वो फिर आगे वो पार्लियामेंट को बताएंगे कि हमने ये जांच पड़ताल करी, उसमें ये निकल के आया। तो होता क्या है, ये एक एड हॉक बॉडी होती है। एड हॉक मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई हुई बॉडी होती है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस और ड्यूरेशन के लिए वो काम करती है। दोनों सदनों के यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, रूलिंग ऑपोजिशन के भी मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ये फिक्स नहीं होता, समझ गए? देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब एक बार इनका काम कंप्लीट हो जाता है तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, एक मोशन के द्वारा इसको सेटअप किया जाता है। जब मान लो कोई भी पार्लियामेंट का सदन है वो मोशन को पास करे एंड दूसरा सदन उसके ऊपर अग्री कर जाए, तो जेपीसी फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी इसकी रिकमेंडेशन होंगी वो सिर्फ एडवाइजरी होंगी एंड सरकार के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होती है। मैंडेट यही होता है कि जो मोशन से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जैसे अगर मान लो अब जेपीसी बनाई जाती है, तो जेपीसी का पर्पस यही होगा हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर एक तरह से देखना कि क्या वो सही थी, क्या वो गलत थी। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जेपीसी को चेयर कौन करता है? जेपीसी को चेयर किया जाता है एक ऐसे मेंबर के द्वारा जिसको अपॉइंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर कभी भी पास्ट के अंदर क्या ऐसा हुआ है कि कोई जेपीसी बनी है? हाँ जी बिल्कुल, एक दो बार नहीं, कई बार। आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम आपने सुना होगा, जब ये स्कैम हुआ था तब जेपीसी बनी। उसके बाद आपने केतन पारेख जो स्कैम हुआ था, तब जेपीसी हमें देखने को मिली। इवन आपके जब एनआरसी आया था ना 2016 के अंदर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसके ऊपर जेपीसी बनी। बोफोर्स स्कैंडल समय के ऊपर जेपीसी बनी। तो इस तरह से जब भी कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा आता है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक डिमांड उठती है। कई बार इसको मान लिया जाता है, कई बार नहीं माना जाता, बड़े इस तरह से डिमांड तो डेफिनेटली उठती ही है। अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते, दैट इज विद रिगार्ड्स टू डीडॉस। अब ये डीडॉस क्या है? देखो, डीडॉस का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आप लोग डॉस तो समझते होंगे, डिनायल ऑफ सर्विस, इस सर्विस को डिनाई कर दिया गया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो समझना है इस मुद्दे को। जस्ट एक एग्जांपल लो, मान लो ये एक दरवाजा है, ठीक है। अब दरवाजे के अंदर एंट्री है, ठीक है, आप लोग एंटर कर सकते हो। कितने लोग एंटर कर सकते हो? आप बोलोगे सर एक समय पे हम 10 लोग एंटर कर जाएंगे इस दरवाजे से, इतनी जगह है, ठीक है। पर अगर मान लो अचानक से 1000 लोग आ गए इस दरवाजे के ऊपर, तो क्या एंटर हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। और अगर मैं मान लूं ये 1000 लोग और कोई नहीं बल्कि ये बॉट्स हैं, ये लोग हैं ही नहीं, बस एक तरह से इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए बस भेजे गए थे। अब यार देखो हुआ क्या, ये नकली लोग इन्होंने भेज दिए, असली लोग तो है नहीं, ये लोग बॉट्स भेज दिए उसकी जगह। उन्होंने ट्रैफिक वहां पे इतना ज्यादा कर दिया कि कल को अगर 10 जेन्युइन लोग भी अब इससे अंदर जाने की कोशिश करेंगे ना, उनको दिखेगा इतना ज्यादा ट्रैफिक, वो जा ही नहीं पाएंगे, वो एंटर ही नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पे आपने विजिट करना है, लेट से आपका 12वीं का रिजल्ट आया, ठीक है ना, आपका 12वीं का रिजल्ट आया और आपने उस रिजल्ट को चेक करने के लिए एक वेबसाइट पे जाना था। पर मेरे जैसा कोई शैतान बंदा निकला, उसने बोला नहीं, एक काम करते हैं, एक बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे नेटवर्क्स को मैंने अपने कब्जे में ले लिया एंड उन सभी के माध्यम से मैंने पता क्या किया, इस वेबसाइट को हिट करवाया। हिट करवाने का मतलब है इस वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजे जा रहा हूं कि मुझे वेबसाइट खोलनी है। अब इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा एक्सीड हो चुका है। अब मैं उसको खोलने की कोशिश करूंगा, भाई मैं खोल ही नहीं पाऊंगा, या आप लोग खोल ही नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा जब इस लेवल का ट्रैफिक उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, तो एक तरह से वो वेबसाइट ही या तो रुक गई है या फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रही।
इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो होता क्या है, जैसे मान लो एक अटैकर ने ये सारे बॉट्स के माध्यम से इस चीज को हिट करवाने की कोशिश करी, तो ये विक्टिम में आ चुकी है वेबसाइट। अब यहाँ पर कोई भी इसको यहाँ पे असेस ही नहीं कर पाएगा कुछ एक समय तक। कई बार ऐसा होता भी है, ठीक है ना, कई बार आप नोटिस करते हो कि वेबसाइट हैंग हो जाती है। वो हैंग इसी वजह से होती है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है। अब आप पूछेंगे हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एलोन मस्क का, आपके जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इनके साथ एक इंटरव्यू था, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया, जिसके माध्यम से जो लिसनर्स थे उनके अंदर कमी करने की कोशिश करेगी, यानी कि इसके ऊपर भी डीडॉस अटैक हुआ। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे जहां पर मल्टीपल कनेक्टेड ऑनलाइन डिवाइसेस, जिनको हम बॉटनेट बोलते हैं, उनको यूज किया जाता है ताकि एक तरह से एक टारगेट वेबसाइट के ऊपर फेक ट्रैफिक को यहाँ पे जनरेट किया जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम ये एक तरह के मलिशियस अटेम्प्ट होते हैं ताकि किसी चीज की सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाएं। जैसे इस केस में उन लोगों का इंटरव्यू जो था वो अनअवेलेबल कर दिया गया। इसी तरह से मैंने आपको बताया आपका 12वीं का रिजल्ट अनअवेलेबल कर दिया गया। इन चीजों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इस केस में आपके सिक्योरिटी पैरामीटर को ब्रीच करने का अटेम्प्ट नहीं होता, बस यहाँ पे अटेम्प्ट क्या होता है कि एक तरह से वो जो वेबसाइट है, वो सर्वर है, वो एक तरह से सही यूजर्स को हम अनअवेलेबल करवा दे। राइट, इस केस में अगर हम नोटिस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को यूज किया जाता है, या तो आपके एक सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर एक टारगेट को फ्लड करने के लिए विद द फेक रिक्वेस्ट। इसी को बोलते हैं डीडॉस। ठीक है, राइट, तो मल्टीपल कनेक्टेड डिवाइसेस से किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। मल्टीपल पर्सन, मल्टीपल डिवाइसेस बिराज, इनको जनरली डिफिकल्ट होता है डिफ्लेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा डिवाइसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। राइट, तो आई होप ये मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज परसियाइड, मीटियोर, शावर। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना 3 टर्म्स के बीच में अंतर समझ लेते हैं। एक टर्म है आपकी मीटियोराइट्स, एक है मीटियोर्स, एक है आपकी मीटियोराइट्स। बहुत बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। देखो मीटियोराइट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ऐसे रॉक्स की बात करते हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर है। ये अभी धरती से टकराए नहीं है, ना ही धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुए हैं। ये स्पेस के अंदर बस है, स्कैटर्ड है स्पेस के अंदर कुछ टाइनी पीसीस के माध्यम से। उनको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, ROID वाला जो होता है। फिर जब ये कहीं ना कहीं एक प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेते हैं, मान लो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लिए, तब ये एक तरह से उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही ये बर्न अप हो जाते हैं, ये जलने लग जाते हैं। इनको फायर बॉल्स बोल देते हैं, या फिर आप शूटिंग स्टार्स बोल देते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, मीटियोर्स। फिर जब ये मीटियोर्स आपकी धरती के ऊपर आके हिट कर देते हैं, ग्राउंड पे हिट कर जाते हैं, उनको हम मीटियोराइट बोल देते हैं। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है। पहले ये होते हैं क्या, मीटियोराइट्स, जब ये स्पेस में आराम से घूम रहे हैं। जब ये धरती या किसी और प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आ गए तो मीटियोर बन गए, एंड जब ये ग्राउंड पे हिट कर जाते हैं तो ये बन जाते हैं मीटियोराइट। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, परसियाइड, मीटियोर, शावर की। देखो जो परसियाइड, मीटियोर, शावर है ना, वो अगस्त के मिड में ऐसा बोला जाता है कि सबसे बढ़िया तरह से दिखता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से ना शूटिंग स्टार्स होते हैं, जिनको आप कहते हो कि टूटता हुआ तारा हमें देखने को मिल रहा है। वही क्या होते हैं, वो आपके मीटियोर्स ही तो होते हैं, एक तरह से आपके जलते हुए आपके देखने को मिल जाते हैं, जलते हुए रॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनको देखने का सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है, जुलाई से लेकर सितंबर की स्टार्टिंग तक का, और पीक आई है इसकी कल अगस्त 13 को। तो यहाँ पर इनकी जो लाइट होती है काफी आपको ब्राइट देखने को मिल जाएंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि मिड अगस्त में ना लगभग 100 मीटियोर्स आपको 1 घंटे में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे ये नाइट स्काई में इस तरह से मूव करते हैं, तो इनके साथ ही साथ लाइट, कलर, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत आपको इस तरह के फायरबॉल्स जनरेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो वेलोसिटी है लगभग आपको 60 किलोमीटर पर सेकंड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, बाकी आप नोटिस करोगे कॉन्स्टेलेशन पेर्सेस का ही पार्ट है, एंड इनका जो ओरिजिन है कॉमेट का, दैट इज ये आपको 109P स्विफ्ट टर्टल, आपको इसका ओरिजिन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसके कुछ पॉइंट देखोगे तो जैसे मैंने बताया आपको, मिड अगस्त इसका हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। प्लस क्योंकि गर्मियों का टाइम है, समर नाइट्स हैं, इस समय कहीं ना कहीं आप इसको अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। फायरबॉल्स का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया कि किस तरह से ये एक एवरेज मीटियोर स्ट्राइक से ज्यादा लंबे समय तक हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मीटियोर्स के बारे में चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एस्क्यूआ टर्टिया। देखो ये इस तरह के जब नाम कई बार यूपीएससी पूछ लेता है तो हमें कई बार प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये किस चीज के बारे में है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक स्पाइडर के बारे में। ये स्पाइडर अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ ना जीनस एस्क्यूआ की, तो यहाँ पर इसकी 3rd स्पीशीज पाई गई है। एक्चुअल में 1905 के अंदर एस्क्यूआ सिंगुलाटा, एंड आपका 2023 के अंदर एस्क्यूआ थिराप्रलिस।
ये ऑलरेडी 2 स्पीशीज इस जीनस की पहले पाई जा चुकी है, ये तीसरी स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। कहां पर देखने को मिली है स्पाइडर की स्पीशीज? वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको शेंडरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां से इसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। ये आप नोटिस करोगे, ये स्पाइडर जो फैमिली है ये आंट ईटिंग फैमिली है। इनका जो साइज होता है अपने आप में बहुत ही छोटा होता है, प्लस आप और भी चीजें यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। तो एक बेसिक आइडिया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में इसको जानने की आपको जरूरत नहीं है। एक आइडिया होगा कि हाँ यार ये स्पाइडर की बात हो रही है, तो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। ये जो सेंचुरी की अगर हम बात कर लें, मैं बात कर रहा था यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की, तो आपको केरला के अंदर कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये शेंडरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। इसका नाम पड़ा है रिवर के ऊपर जो यहाँ से पास ऑन करती है, शेंडरने रिवर। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कोलम हो गया आपका, पंथमिथा डिस्ट्रिक्ट हो गया, राइट, वो यहाँ पर इसी रिवर के ऊपर जो डैम आपको देखने को मिलता है, परापर डैम, उसी से इरिगेशन यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पार्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक ट्री स्पीशीज मिलती है जो अपने यहाँ पे बहुत रेयर है, जिसका नाम क्या है? चिकुरिंजी। ठीक है ना? तो ये पॉइंटर्स आपको यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए। अब चल लेते हैं अपने PYQs की तरफ। 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट से बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू खड़ाई कैमल। अब ये क्वेश्चन तो देखो, इसके ऊपर तो बहुत सारे जोक्स भी बन चुके हैं, तो इसका आंसर मुझे आप एक बार कमेंट से बताइएगा। दूसरा होमवर्क आपके लिए गएगा विद रिगार्ड्स टू डगोंग। डगोंग का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था इंडियन एलिफेंट्स के बारे में। देखो, इंडियन एलिफेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एलिफेंट ग्रुप क्या होता है, एक मैट्रियार्क होता है, यानी कि एक फीमेल इसको लीड करती है। दैट इज इंडीड करेक्ट। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इनका 22 महीने हो सकता है। यस, ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एलिफेंट जो होता है ना, वो नॉर्मली 40 ईयर्स तक ही यहाँ पर इनका जो प्रोसेस होता है कार्विंग का वो हो सकता है। ऐसा नहीं है, 50 तक भी यहाँ पे हो सकता है। ये नंबर्स चेंज कर दिए थे, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स आपको केरला में देखने को मिलती है। नहीं, सबसे ज्यादा एलिफेंट्स आपको कर्नाटका में देखने को मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगी। तो पहले 2 ठीक थे, 3rd एंड 4th इनकरेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था रेड सैंडर्स के बारे में। देखो, इसके ऊपर तो मूवीज भी बन चुकी हैं। लाल चंदन आपने पता होगा आप लोगों के बारे में, ठीक है ना? तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी पुष्पा, आप लोग अगर फ्री हो तो मूवी देख सकते हो, बढ़िया मूवी है काफी। रेड सैंडर्स की बात करें तो बिल्कुल आपको ये साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आपके जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर आपको ये स्पीशीज देखने को मिल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। इनका जो IUCN स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है, उसकी रेड लिस्ट में आपको ये रेड सैंडर्स या लाल चंदन भी देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। नहीं, ये आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में पाए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर बना ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। इसके साथ ही बात करें ट्रू फॉल्स की, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, एक था CPP के बारे में, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसको जो इंप्लीमेंट किया गया है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड प्लस एट द सेम टाइम जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। लेक तुर्काना की बात करें तो ये आपको कीनिया और आपको इथियोपिया में देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत है। बात करें एलिफेंट की, तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।